प्लीज बैठो बैठो। So बच्चे, your name is Anil. Very good. And you are BTech Petroleum Engineering. Good. Then which organization have you joined? सर इट्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गुजरात गवर्नमेंट DSC। तो फिर अब उसको इतना बढ़िया काम कर रहे हो, वहाँ पे इतनी बढ़िया नौकरी है, और उसको क्यों छोड़ने की सोच रहे हो? तो बहुत अच्छा जॉब है उसके अंदर, मैं जानता हूँ उसके बारे में, बहुत बढ़िया एडवांस्ड है और काफ़ी ऑफशोर उनके काफ़ी काम होते हैं। फिर सर काफी अच्छी जॉब है सर, इनफैक्ट आई एम सेटिस्फाइड देयर ऑन देयर। हाँ और मैं ऑफशोर में अभी काम कर रहा हूँ। हाँ बट सर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आने का मेरा बचपन से सपना था। जैसे मैं स्कूल में जब था, तो हमारे जो चेयरमैन होते हैं सर हमारे स्कूल के इंग्लिश के, इज कलेक्टर, तो वो जब आते थे उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया। बट फिर ड्यू टू फैमिली बैकग्राउंड में उस ड्रीम को जस्ट कॉलेज के बाद परस्यू नहीं कर पाया। तो सर मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। बच्चे, लेकिन आप कब से नौकरी कर रहे हो? सर 2011। 2011, 14 साल की नौकरी, इतनी बड़ी सीनियरिटी, वो सब मिस करना चाहते हो आप? सर सीनियरिटी है सर 14 ईयर्स की सीनियरिटी के बाद तो वहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्रेशन है। वहाँ तो आप जनरल मैनेजर खूब जल्दी से बनोगे, जनरल मैनेजर बन जाओगे थोड़े सालों में। तो सर वहाँ पे मैंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया सर। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि सर जो मेरा पहले का जो ड्रीम था सर, मैं उसको परस्यू हमेशा से किए जा रहा था। हालांकि मुझे 14 साल लगे सर, बट अभी भी मेरा वो जो ड्रीम है उसको मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी देता हूँ। वो ऐसा ड्रीम क्यों है, इसका उत्तर बताओ। ऐसा क्या चीज है जो आपको वहां नहीं मिल रही और अचानक से यहाँ पे मिल जाएगी? एक आप IAS ऑफिसर बन गए मान लीजिए आप, अब उसके आप कलेक्टर बनने में तो पता नहीं कब बनोगे, इतने सालों बाद बनोगे। सर एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया, मुझे लगता है कि मैं उस एक्सपीरियंस को आगे 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 यूटिलाइज करूंगा सर। और एक ग्रास रूट लेवल पे सर मैं काम करना चाहता हूँ सर। नहीं, जैसे मान लीजिए आप एक SDO बन गए, तो अब क्या काम होगा आपका एज SDO? आपके पास क्या ऐसा काम होगा जो कि आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन देने वाला होगा? सर काम सर जैसे कि मैं रूरल डेवलपमेंट में काम कर सकता हूँ। मैंने ग्रास रूट लेवल पे मेरे गांव में चैलेंजेस देखे हैं सर, मैं उनके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो वो तो आपका काम ही नहीं है SDO, वो तो फिर अलग लाइन है। आप डेवलपमेंटल सर्विस है, राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस, तो उसके अंदर BDO बनते हैं, उसके बाद फिर आगे बनोगे जिला परिषद के अंदर जाओ और आगे सब कुछ सर्विसेज हैं। तो RAS से तो वो मिलेगा नहीं एक्सपीरियंस आपको। आज यहाँ तो आप रिवेन्यू वर्क कर रहे होंगे जनरली। फिर बट सर स्टिल उसमें मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग और कैसे पॉलिसी मेकिंग में आपका रोल होगा? जबकि आप सेक्रेटरीट में पहुंचोगे और सेक्रेटरी बन जाओगे, उसमें भी सीनियर सेक्रेटरी होंगे, तब जाके आप उसके अंदर अपना रोल बना पाओगे पॉलिसी मेकिंग के अंदर। मुझे लगता है कि जब तक तो आप यहाँ पर जनरल मैनेजर बन जाओगे। ये सर मैं यहाँ पे मुझे लगता है इससे अच्छा मेरा प्रोग्रेस होगा। हाँ। स्टिल से मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक सर्विसेज हो गई है, इसमें मैं काम किया और एक मैंने एक स्टेग्नेशन आया सर मेरी तो मैं लर्निंग जो कैपेसिटी होती है। तो अगर मैं अभी से सर्विस की आपकी एक लर्निंग मिलेगा और एक सर मुझे ग्रास रूट लेवल पे और एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की काम करने का मौका मिलेगा। ओके, अच्छा ये बताओ बेटा कि जो राजस्थान में जो ऑयल निकला है उसको जब हम ले जाते हैं रिफाइनरी तक, अभी कौन सी रिफाइनरी तक ले जा रहे हैं? सर अभी तो कोयले रिफाइनरी बड़ौदा में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहा है? अच्छा, वहां से जो पाइपलाइन डाली गई है रिफाइनरी तक, उसकी एक बड़ी स्पेशलिटी है। क्या है वो स्पेशलिटी? सर एक्चुअली जो राजस्थान में जो ऑयल निकल रहा है सर, उसमें हेवी हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, तो उसमें सर फ्रीजिंग हो जाता है पर्टिकुलर ड्यूरिंग टेस्ट। वो तो ही पाइपलाइन डाली गई है, इसमें थर्मल हीटिंग दिया गया है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग दिया गया है, वो जो फ्लो है वो कभी फ्रीज ना हो और कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन है। तो दूसरा तो तुम उस सॉल्वेंट में डालते हैं, और पर्टिकुलर ये इसकी खासियत है इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है। अच्छा इसी में बताओ कि जब हम पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन टावर में डालते हैं क्रूड ऑयल को, सबसे नीचे क्या होता है और सबसे ऊपर क्या पैदा होता है? सर अभी मैं सही से को नहीं कर पा। नहीं कोई बात नहीं, अगर टेक्निकल नॉलेज अपनी अप्लाई करके बता सकते हो तो बताओ। सर सबसे नीचे सर कोल्टा मिलेगा सर, वेरी हेवी है। सबसे ऊपर सर नेफ्टा मिलेगा, नेफ्थलीन अमोनियम पेट्रोल। तो बिल्कुल सही है, इस पे क्या बात है, आपको इसमें गैस करने की जरूरत ही नहीं थी। सर आई वाज नॉट श्योर। हाँ तो लेकिन आपने उसको लगाया ना, अपने टेक्निकल नॉलेज लगाई तो आपको उसके अंदर समझ में आएगा करने के लिए। अच्छा एक चीज बताओ कि आजकल एक बहुत बड़ा ओशन में पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे हो इसलिए उस एरिया में काफी हुआ है, नर्डल्स का। नर्डल्स
NURDLES, क्या पता है आपको इसके बारे में कुछ? कोई कोई बात नहीं, पता नहीं। अच्छा, ये जो गुजरात का ये जो एरिया है ओशन का, यहाँ पर 3 स्पेशल चीजें मिलती हैं जो कि एनवायरमेंटली इकोसिस्टम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? सर पहला सर वहाँ पे कोरल रीफ्स मिलते हैं। बिल्कुल सही है। सर आगे वेट हाँ हाँ दूसरा सर मैंग्रोव्स के plants वहाँ पे हैं सर। बिल्कुल। तीसरा सर बट आपने 2 बताए, ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ये जो आप कह रहे हो कि ये आफ्टर 14 years of private sector सर्विस का इस सर्विस में आओ जिस डॉलर से गवर्नमेंट सर्विस का पूरा फायदा आप ले ही नहीं पाओगे हमारे हिसाब से। ये 14 years ये ऑलरेडी लॉस्ट। जो प्रमोशन हो करके आप जो टॉप लेवल पे पहुंचते हो उसके लिए हमें ही नहीं मिलेगा, उससे पहले आप रिटायर हो गए। Whereas in private sector तो you can continue even after that. सर ये एक्चुअली सेमी B2 में इसमें काम कर रहा हूँ सर, कि जैसे सेमी गवर्नमेंट और मुझे कैसा है कि प्रोटेक्ट Where is the rate of autonomous body है yes, ऑपरेशन और वह हमने किस स्टेट कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी है बेटा। हाँ, सर मुझे लगता है कि तो 14 years मैंने काम किया सर, मुझे लगता है कि मैंने इनको रोज नहीं किया था। ये जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आगे काम करूँगा और आगे भी सर अगर मैं 60 years तक जहाँ तक भी मैं पहुँचता हूँ सर मेरे करियर में, वहाँ तक मैं अच्छा काम करूँगा। मुझे लगता है कि When we have thought of doing to another such company, petroleum sector, there are many others where you can jump and you can gain better. यस सर मैंने एक्चुअली वहाँ देखा एक्चुअली सर इंडिया में इससे ये जो जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं काम कर रहा हूँ जो कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का फील्ड है तो वर्ल्ड का भी सर काफी यूनिक फील्ड है सर। तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस इंडिया में इम्प्लीमेंट करने का मुझे कहीं स्कोप दिखा नहीं सर। उसके बाद सर मिडिल ईस्ट में मौका मिला पर सर मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था सर। मुझे एक्चुअली सर्विसेज का मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पर। अब से कम आप तैयारी है, अब कितने एग्जाम दे दिया? सर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2 एग्जाम दिए थे सर। वो इंटरव्यू दिया है? एक 2021 and 24। अच्छा, I couldn't get in the final list. कहाँ रह गया मतलब कमी कहाँ रह गई? सर in my first attempt जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें सर मेरे 2 मार्क्स कम आए थे एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट मेरा जो ऐसे का सब्जेक्ट होता है उसमें मार्क्स कम आए। अच्छा, ऐसे में कमाए? कितने आए ऐसे में? सर 85। अच्छा, बहुत कमाए। हाँ I wrote mediated this time. हाँ, चीजें अच्छी। ये बताओ ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है और यार बहुत बिग राजस्थान को लेकर के अगर देखें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है? आपका क्या ख्याल है, क्या कारण है इसके पीछे? सर इसके मल्टीपल रीजंस है सर। जो फर्स्ट रीजन है वो सर पॉपुलेशन है, डिमांड उतना नहीं है उतना सब नहीं ज़्यादा है। सेकेंड इज सर स्किल गैप पर्टिकुलरली तो जैसे कि एक सर्वे में बताया कि तो ग्रेजुएट्स होते हैं उनमें 46% थर्ड सर जैसे अभी पर्टिकुलरली जैसे इंडिया रिटेल इकोनॉमी सर्विस सेक्टर अभी ज़्यादा और वहाँ पे सर हमें एक ग्लोबलेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। फोर्थ सर जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है सर जैसे कि AI है ML है तो उनसे भी सर अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सर इंडिया के अंदर काफी अराउंड 200 मिलियन सॉरी सर मैंने गलत डाटा कोट किया सब ऐसा कुछ बड़ा फिगर है सर वो अनएम्प्लॉयड और यही सर रीजन है कि वो जो टेक्नोलॉजी के कारण सर जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग चाहिए होती है वो हमारे इंडिया के अंदर हो नहीं पा रही है तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं सर। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक आंधी दौड़ इस बात की चल रही है कि एवरीबॉडी इज लुकिंग आफ्टर लुकिंग टू ओनली गवर्नमेंट जॉब्स कि गवर्नमेंट जॉब में घुस जाए मतलब था कि अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है कि काम करना है? सर ये भी एक वो जो हमारे जो ये सोशल रीजन है जो सोसाइटी के अंदर सर हमारी फीलिंग होती है या हमारा सोशलाइजेशन होता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट सर्विस में हमें एक्सिक्यूटिव मिलती है सर और ये काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ नीश बेनिफिट्स का भी है वो लोग रहता है सर। और आपका भी यही तो रीजन नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में आने? सर मेरा तो ये रीजन नहीं है मेरा एक्चुअली फाइनेंशियली नाउ आई एम वेल ऑफ सर
और मैंने पिछले 16 साल में वो किया है। मैंने कुछ अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ ISA में लोग, तो दिस इज व्हाट माय रीजन फॉर सपोज बताओ इंडिया के कंट्री, भारत देश के स्पेस मिशन में क्या क्या अचीवमेंट अभी हाल ही में हो कुछ साल है? सर स्पेस में जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है सर मून पे सॉफ्ट लैंडिंग जो पोताम तो कहते हैं सर इसो ने पब्लिश किया सर। दूसरा सर जो अभी आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, तो सैटेलाइट था जिसको पर्टिकुलर सन के ऑब्जर्वेशन के लिए जो L1 लेकिन पॉइंट पे जो स्टेब्लिश किया। तीसरा सर अभी हाल ही में वो लुकिंग एंड रीलोकिंग का जो एक्सपेरिमेंट है इसरो ने कंप्लीट किया काफी सक्सेसफुली। सर मैं तीन ही को पता। हाँ, अभी ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को लेके चर्चा चल रही है। ये क्या सर्विसेज है, कौन ला रहा है, कहाँ ला रहा है? सर इसमें सैटेलाइट सर्विसेज जो तो टेक्नोलॉजी इत्यादि लोअर ऑर्बिट पे काफी कॉन्स्टलेशन और काफी ज्यादा सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा था, तो उससे रिमोटेस्ट एरिया में सैटेलाइट इंटरनेट दे सकते हैं। पर्टिकुलरली सर अभी जो स्पेस एक्स है लूज बेस है तो एलन मस्क की तो आई एम नॉट वेरी टू स्टारलिंक जो आ रही है उसने अभी इंडिया की कुछ कंपनी के साथ टाई किया जैसे टीओ में था, तो वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उसके से एमओयू हो गया, तो आप क्या देख के आए कि नहीं? सर मैं इस बारे में पढ़ूंगा सर, अभी क्या पर्टिकुलर उसका अपडेट ऐसा है तो स्टडी अबाउट। कोई इंडियन कंपनी भी है इसमें, इस फील्ड में? सर जियो ने ही उसके साथ अभी एमओयू साइन किया है, दूसरी कोई कंपनी है? उसी को उन्हें चलना को नहीं होगा। चाहिए इनका क्लाइमेट चेंज को लेके क्या गोल्स इंडिया ने सेट किए हैं अपने आप? सर जो उन्होंने पर्टिकुलरली हाई गोल सेटअप किया, तो जिसमें से पहला गोल है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। दूसरा है सर 2030 तक सर हम हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% वी विल गेट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा है सर जो 2020 तक की जो हमारा पावर रिक्वायरमेंट है उसमें 500 गीगावाट का कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। और पांचवा है सर जो एक हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है GDP से लिए उसको सर हम अभी 45% तक रिड्यूस करेंगे बाय 2025। टॉप मीटिंग्स होती हैं हर साल, एक जगह होती हैं, तो वो उसमें हमेशा इन नाकों को लेकर के वाद विवाद होता है, और इंडिया का क्या स्टैंड रहता है? सर ये पर्टिकुलरली वाद विवाद डेवलपिंग कंट्री से बीच रहता है। डेवलपिंग कंट्री ये बोलती हैं कि आपने जो हिस्टोरिकली जो आपने तो एक इन्वेंटरी था कार्बन का, उसको आपने काफी ज्यादा हिस्टोरिकली आपने उसको कंज्यूम कर किया, तो नो व्यू है आपको उसको कम भी करना है कार्बन कंजप्शन, प्लस आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उससे आप डेवलपिंग नेशंस को मदद कीजिए ताकि वो एक ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ जा सके। तो डेवलप कंट्रीज ये कहती है कि जो कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना इन कंट्रीज को पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर नॉट डेवलपिंग कंट्री, यू आर आप जो एमिशन कर रहे हैं आपको वो एमिशन को करा रहता है। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज है पर्टिकुलर इंडिया वो जस्टिस जो कार्बन जस्टिस जो क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं कि हमें डेवलप होना है बिकॉज वी आर पुअर, और इसके लिए हमें डेवलप होने के लिए हमें एमिशन करना पड़ेगा, प्लस वी आर ट्राइंग फॉर ए ग्रीन। ये ग्लोबल साउथ की बात करते हैं हमेशा, टॉप मीटिंग्स में हमेशा ये क्या है ग्लोबल साउथ? सर ग्लोबल साउथ पर्टिकुलरली कोई कंट्री है सर जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज है जिनको अभी डेवलप होना है, उनका पर कैपिटा इनकम उनकी जीडीपी आती काफी कम है। सो नो सर दैट इज कोई डेवलप कंट्रीज तो ऑलरेडी दे आर वेरी जी सर, आप
बहुत ही अच्छी सर्विस में दी थी फिलहाल नहीं सब पता है। उस बारे में मैं लोगों बात नहीं करूँगा कि काफ़ी टाइम हो गया आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी हो गया है सूरत का कि आप जी कितना टाइम सूरत में रहे सर, सूरत के पास मेरा गांव है सर। तो मैंने जब तक मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई की तब तक मैं वही मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ। सूरतगढ़ में जो प्लांट है वो कौन सा किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट So you super use different matter to coal generated कोल। अच्छा आमतौर पे देखा यही गया है कि जहाँ जिस चीज की अबंडेंस होती है अबंडेंटली अवेलेबिलिटी होती है जैसे हम बिहार या चरियार ये तक जाए वहाँ जाए तो अगर हम वहाँ कोल प्लांट लगाए तो हमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्योंकि रिपोर्टिंग और स्पेशल और सब भी दो रॉ मटेरियल है वो उन्हीं का मिल जाएगा तो मील हमारा कंजम्पशन क्या है तो इतनी दूर सूरतगढ़ में क्यों इस प्लांट को लगाया गया है इसके पीछे क्या लॉजिक है सर इसके पीछे मुझे लगता है कि इकोनॉमी तो टेक्निकल जैसे कि अगर आप बिहार में लगता है वहाँ से यहाँ देखते हैं सप्लाई करते हैं तो सर जो एडीसी जो लोग होते हैं सर टेक्निकल और जो ये दूर से जो फूड से वो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज अभी हमारे पास ये चीज टेक्निकली नहीं है कि तो वायर से जो रेजिस्टेंस होता है उससे जो लोग होता है वो इनफैक्ट यहाँ तक पहुँचते मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अराउंड 200 किलोमीटर तो दूसरा उसमें जैसे कि डी सेट जैसे पर्टिकुलर सूरतगढ़ में हमने पावर प्लांट लगा दिए तो इससे अदर इकोनॉमी को रीजन की इकोनॉमी को फायदा होता है तो हम यहाँ पे लाके प्लांट इसके लगाने का एक रीजन हो सकता है कि इससे तो अदर इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज उनको फायदा कितनी तरह की कोल जो है क्वालिटी मतलब वैरायटी कितनी तरह की सो जनरली हम इसको 4 वैरायटी में डिवाइड करते हैं एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एंड यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम सो यहाँ पे बिटुमिनस राजस्थान में कौन सा कोल पैदा होता है सर राजस्थान में जो पर्टिकुलर वेस्टर्न राजस्थान में वहाँ सर लिग्नाइट और सीमेंट को आमतौर पर कहाँ यूज करते हैं सर जो राजस्थान में हो रहा है उसको तो वही पास में पावर प्लांट से यूज किया सॉरी सर मुझे इसके बारे में क्या है इस वैरायटी का तो एक पर्टिकुलर यूटिलिटी पॉइंट है कि इस तरह का ये करेगा तो ये इकोनॉमिक को ज़्यादा इफेक्टिव देगी या सब बराबर है सॉरी सर मुझे इसके बारे में दो काम करते हैं तो भी मुझे सब पर बराबर ही नहीं क्योंकि वो भी फ्यूल है ये भी फ्यूल है तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे हम लोग पेट्रोल से धीरे धीरे ईवी पे आ रहे हैं तो और दूसरी तरह की सोर्सेस हैं एनर्जी के गुल की तरफ आ रहे हैं तो इसकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी तो इज इट गुड और बैड सर मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से भारत प्रोग्रेस कर रहा है या वर्ल्ड में भी इतना डेवलपमेंट हो रहा है या लोगों को जो रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सर हमें हर टाइप का एनर्जी सोर्स चाहिए सर पर्टिकुलरली जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसमें ईडी है इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि जो हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी बचा है जैसे कि आईपीसीसी रिपोर्ट भी कहती है कि वी आर ऑलमोस्ट एट दैट लेवल जहाँ से हम रोक भी नहीं पाएंगे 2 डिग्री जो टेम्परेचर इनकेस होने वाला है तो उससे मुझे लगता है कि जो इलेक्ट्रिकल में जो फोकस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ जो ये जो हमारा अभी तक जो फॉसिल फ्यूल्स का चल रहा है उसको भी हमें सेकेंडरी या अर्ली बैकअप लेके नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि जैसे अगर हम इसे फॉसिल फ्यूल तो एक दिन खत्म होने वाला है चूंकि पैदा तो होता नहीं है जितना डिपॉजिट्स हैं उतने ही नहीं कि उनको आप एग्जॉस्ट कर रहे हो तो ऑन अ डे और दी अगर वो तो खत्म हो जाएंगे ये सर वो तब तक सर मुझे लगता है कि तब तक ये सपोर्ट देगा फॉसिल तब तक हमारे ऑफिस में जो पर्टिकुलर रिन्यूएबल में हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएगी सर और फॉसिल से जैसे जो हाइड्रेट्स है सर जो इस सी बेल्ट पे पाएगा या तो आर्कटिक या अंटार्कटिका में जो हाइड्रेट्स का स्कोप है मुझे लगता है कि सर आने वाले टाइम में वो भी और जो अभी जैसे हैदराबाद में निजामी बताते हैं
वहाँ पर मैक्सिमम 30 या 55% एफिशिएंसी। अच्छा, इस तरह रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करती है ये जो डिपॉजिट से उनको पता करने के लिए एक कोई और सिस्टम है जिससे पता लगाने के ये कोल माइन पे रास्ते है या पेट्रोलियम है या यहाँ वाला चीज है। सर ये जो प्रीमियरली हमारा जो सही होता है वो हम रिमोट सेंसिंग से करते हैं, पर उसके बाद ये जैसे हमें कुछ एरिया को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद सर जब हमें जियो सेंसिंग जो सर्वे हम करते हैं इसमें थंपर वगैरह यूज़ करके, तो आज के अंदर का जो सेस्मिक सर्वे जिसको ये बोलते हैं सर, हम वो यूटिलाइज करते हैं ताकि वहाँ पर इजराइल को क्लियर करता, और उसको सर हम थोड़ा कॉन्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद सर हम एक्सपेरिमेंटल ड्रिलिंग या इस टाइप से एक्टिविटी सर बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर जो क्रूड ऑयल होता है उसके कई बार रेट या वो कम हो जाते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं, जो एंड यूजर है पेट्रोल का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो जिस भाव में हमें मिल रहा है उसी भाव में मिलता है। क्रूड के बहुत नीचे चले गए, इसके बावजूद भी उस पर जो एंड यूजर है उसको कोई फायदा नहीं होता। इस पे क्या होता है? तो एक्चुअली जो एक पेट्रोल इंजन उसके साथ उसके अंदर सर तो बेसिक जो क्रूड का प्राइस होता है कि प्लस में सर जो एनी का पोस्ट है, उसके बाद में एक्साइज और रेट जो गवर्नमेंट लगाती है वो भी एक एड ऑन होता है। तो गवर्नमेंट जनरली जब क्रूड का प्राइस कम होता है तो गवर्नमेंट जनरली अपने डेफिसिट को कम करने के लिए या और अदर पर्पजेस जो एक्साइज है उसको मैनिपुलेट करती है, पर्टिकुलर जो टैक्सेस लेती है उनको मैनिपुलेट करती है। इसके तो बहुत सारे पहले होते हैं सर। इस बात को लेकर एक इश्यूज जो है पार्लियामेंट में उठाया जाता है कि आप इसको कम क्यों नहीं करना है, और इस पे तो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें सस्ता क्यों मिल रहा है तो सस्ता ही करते हैं चाहिए उसी रेशो प्रोपोर्शन में। सर मुझे लगता है सर उसी रेशियो में चेंज करेंगे तो सर आगे इकोनॉमी में ज़्यादा रेफरेंस आएगा। चलिए इकोनॉमी से मैं कोई बात क्या नहीं, ये ट्रम्प का जो टैरिफ वाला एक फार्मूला है ये आजकल चर्चा का बड़ा विषय है, और वर्ल्ड वाइड जो है इस वर्ल्ड पूल बना हुआ है, ऐसे जो घुमा दिया वर्ल्ड जो इकोनॉमी है, और हर आदमी जो है जो नहीं जानता वो भी जानने लग गया कि ये टैरिफ होता है। तो क्या ये विश्व इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव कार्ड लेके आएगा या नेगेटिव? सर अभी तक जितने इकोनॉमिस्ट जो कह रहे हैं या जहाँ से केवल एक तो डाटा तक पता चल रहा है, उससे मुझे ऐसे लगता है कि सर अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, इट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेड, इट्स अगेंस्ट द जो सप्लाई चेन स्टेबिलिटी कर रही है, तो इट मे लीड टू सर वेरी इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नहीं हो सकता है दूसरे कंट्रीज जो डेवलपिंग है या डेवलप्ड हैं और जो सुपर पावर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हुई। क्या कहना चाहिए, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। ये सब कुछ एरिया में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। जैसे हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो हो सकता है कि सर हो सकता है नहीं, आप बताइए कि मतलब रैशनल थिंकिंग बताइए आप अपनी। यस सर इंडिया को सर जैसे इसमें कुछ पॉजिटिव जैसे पर्टिकुलर एरिया है, जैसे इंडिया को चाइना या वियतनाम इनसे कंपेयर कर सकता है सर, जैसे कि पर्टिकुलर इन द टेक्सटाइल सेक्टर। पर सर अगर हम ओवरऑल देखते हैं, जैसे अगर यूएस में इंडस्ट्री बढ़ती है या और कंट्रीज में एरिया बढ़ती है तो मैन पावर कर्टेल कर रहा है वहाँ पे अमेरिका में, वो उससे वहाँ जो प्रोडक्शन हो वो एम्पर भी होगा, अफेक्टेड भी होगा। सर वहाँ के जो लोकल जो यूनिटी है सर वो इफेक्ट होगी, तो उसमें अभी सेल ने भी बोला है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो गए हैं सर वहाँ पे पर्टिकुलर जैसे कि सभी सेक्टर में ये चीज़ें, तो वहाँ पे एक डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंस होता है सब लोगों में आप लोगों को कम हो जाएगा। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है मुझे लगता है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री से। ये सर वर्ल्ड वाइड में वो सर उसमें अगर ट्रेड या सप्लाई चेन में डिस्टर्बन आता है सर, जैसे अपने कोविड के टाइम में देखा था, तो कोई यूनिटी को इफेक्ट पड़ता है। लास्ट सवाल है मेरा, एज एन टीम आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे टीम को भी आप हैंडल कर रहे होंगे, और वहाँ पे कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती होंगी जिन्हें आपको संभालना होगा एज अ मैनेजर, और तो सपोज आप SDM हैं, और अभी जैसे यहाँ जयपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और इतने सारा स्टैम्पीड हो गया था और बहुत सारे टैंकर चाहिए और वो गया, ये तो सारा रास्ता जाम है। तो
ना तो इधर के लोग इधर जा पा रहे हैं, ना इधर के इधर जा पा रहे हैं, और लोग बाग चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, हेल्प नहीं मिल पा रही है एनी हाउ, बिकॉज सारा रास्ते हैं। आप वहां पे पहुंच भी गए और इसके बावजूद भी आपके पास कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं कैसे हेल्प करूं। तो आपकी कुछ लोग मर गए, डेथ हो गई, कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं, कुछ लोग कम घायल हैं, और वहाँ किसी भी एम्बुलेंस का या इसका उसका जाने का रास्ता भी नहीं है। तो आप मुझे 5 पॉइंट्स बता दीजिए, आप उसमें आपकी प्रायोरिटीज क्या होगी, 1 2 3, और इस तरह से कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बताइए। सर मैं सबसे पहले सर जो वहाँ पे इंजूर्ड है, तो कि काफी सीवियरली इंजूर्ड है सर, मैं कैसे ना कैसे करके लोकल एसेट्स की हेल्प है, वहाँ पे नतीज में काम भी टाउन में है या उनकी बात करूँगा, उससे उनको ये करके हॉस्पिटल भेज देंगे। माई सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी सर जो फायर, तो और एक जो फायर लगी हुई है सर उसको जल्दी से जल्दी एक्सटिंग्विश करने का, ताकि मेट्रो और एस्केलेट ना हो। माई थर्ड प्रायोरिटी सर कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज चाहिए, मैं अल्टरनेट रूट्स सर्च करूंगा, एयरपोर्ट, जीपीएस, एयरपोर्ट, पॉपुलर, कुछ कच्चे रास्ते भी थे सर वहाँ पे जिससे हम आ सकते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया, तो उनको रीरूट करके जो भी हमें हेल्प चाहिए वो वहाँ पे। आपको कौन कौन से एजेंसीज जो है वो इमीडिएटली मदद करेंगी, 3-4 एजेंसीज बताइए। सर सबसे पहले आई डिपार्टमेंट, केवल फायर डिपार्टमेंट, सेकंड इज द हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो एम्बुलेंस के भी। थर्ड इज द पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि क्राउड कंट्रोल करने का, जो क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पर्टिकुलर वहाँ पे आके डिस्पर्स करने के लिए, तो सर वहाँ पे केमिकल्स वगैरह देंगे, तो उनसे पर्टिकुलर अपबिल एरिया में उनको ले जाना, या जो क्राउड कई बार ऐसे होता है लोग क्राउड तेज ही आ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो उसको नहीं छेड़ेंगे आप। ये सर मैं उसको सबसे पहले सर आई स्टिक ये सर मैं सबसे पहले। ओके, Thank you very much. We shall call you back after a few minutes.